हेलो, आई एम दीक्षांत। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रशियन रिवॉल्यूशन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाया था। वो एक वन शॉट था, लगभग 30 मिनट तक वो चला। रशियन रिवॉल्यूशन आपको लगभग 15 से 17 मिनट के बीच में ख़त्म हो जाएगा। तो रशियन रिवॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। वट वॉज द रशियन रिवॉल्यूशन? रशियन रिवॉल्यूशन आखिर में था क्या? तो रशियन रिवॉल्यूशन मेनली दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट जो है वो है कि जो रशिया में मोनार्की सिस्टम था, जो जार लोग हूँ की मोनार्की थी, वहाँ के राजाओं को जार कहा जाता है। TSAR, टी इसमें साइलेंट होता है। तो जार कहा जाता है। तो जो जार थे उनका डिमाइज होना, यानी जार सिस्टम का हटाना या हटा जाना। और दूसरा जो था वो था USSR का बनना, यानी यूनियन सोवियत सोशल रिपब्लिक। USSR का बनना और जार का ख़त्म हो जाना रशियन रिवॉल्यूशन कहलाता है। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो था फरवरी से अक्टूबर 1917 के बीच। तो इसके हम कुछ कारण देखते हैं, इसके बैकग्राउंड देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रशिया 20वीं सदी में रशिया के क्या हालात थे। तो रशिया जो थी वो अग्रेरियन कंट्री थी पूरी तरीके से। जो कृषि है, फार्मर्स है, उन पे बेस्ड कंट्री थी। और यहाँ पे जो पीजेंट थे, जो जो फार्मर्स थे, उन पे बहुत ही हाईली टैक्स लगाया जाता था, जिस वजह से उनकी कंडीशन बेटर नहीं थी। डोमिनेंस ऑफ अरिस्टोक्रेट्स एंड क्लर्जी इन गवर्नमेंट। जो अरिस्टोक्रेट और क्लर्जी थे, जो नोबिलिटी थी, एक तरीके से मान के चलो, जो अपर लोग थे, उनके पास में पूरी गवर्नमेंट की डोमिनेंस हुआ करती थी। लगभग इन जो नॉर्मल पर्सन थे उन पे कोई रूल्स बहुत ज़्यादा लगते थे, उन पे टैक्स बहुत ज़्यादा लगता था, उनका कोई डोमिनेंस नहीं था, उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। तीसरी चीज़, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था रशिया में, वो बहुत ही मिनिमल था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना के बराबर हो रहा था 20वीं सदी में। वर्कर्स जो थे, जो सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे थे थोड़ा थोड़ा, वो ओवर क्राउडेड अपार्टमेंट्स में रह रहे थे। यानी कि एक एक रूम में लगभग 20-20, 15-15 वर्कर्स सो रहे हैं, उनके लिए कोई हाइजेनिक चीज़ें नहीं मिल रही है, कंडीशन बेकार है, पूरी पुअर कंडीशन हो रखी थी। अगर हम देखें रशिया में फार्मर की स्थिति, तो ये फार्मर्स की वहाँ शक्लें दिख रही है, इनके कपड़े दिख रहे हैं, तो इनकी कंडीशन कहीं से बेटर नहीं लग रही है। आगे देखते हैं आइडियाज़ ऑफ इनलाइटमेंट। तो रशिया में आइडियाज़ आए, इनलाइटमेंट के आइडियाज़ आए। जैसे हमने एक बहुत ही फेमस नाम सुना होगा इमैनुअल कांत का, जिन्होंने सेपरेशन का फॉर्मूला दिया। तो इमैनुअल कांत जैसे वो भी रशिया के ही थे, तो इनकी तरीके से इनलाइटमेंट के आइडियाज़ आ रहे थे। तो ऐसे करके कुछ आइडियाज़ आए, डेमोक्रेसी आई, राइट ऑफ इंडिविजुअल के आइडियाज़ आने लगे, अकाउंटेबल गवर्नमेंट के आइडियाज़ आने लगे। तो ये वेस्टर्न यूरोप से रशिया में फैल रहे थे धीरे धीरे करके। तो जो मैंने आपको बताया, जार जो वंश था, जार यानी रेमनोव वंश के लोग होते थे जार। तो रशिया में 17वीं सदी से लगभग रेमनोव का वो था, मोनार्की सिस्टम चल रहा था रशिया में। यानी इनको जार या फिर जार भी कह सकते हैं, टी साइलेंट होता है इसमें। और इसके बाद जार यहाँ पे जो अभी थे रशिया में 1894 से जार निकोलस सेकंड जो थे वो गद्दी पे बैठे थे, थ्रोन पे बैठे हुए थे। और ये इन्फ्लुएंस थे रास्पुतीन से। ये रास्पुतीन है और ये जार निकोलस है। तो रास्पुतीन एक तरीके से एक मिस्टिक थे, मिस्टिक यानी जादूगर थे। कहा जाता है कि जो जार की पत्नी थी उनका नाम था अलेक्जेंड्रा। तो अलेक्जेंड्रा और रास्पुतीन आपस में कोई अफेयर चल रहा था, और ये जो चीज़ थी वो बाहर आउट हो चुकी थी, तो लोगों को पता चल चुकी थी, जिसकी वजह से लोग जार और जारीना से बहुत गुस्से में आ गए थे। व्लादिमीर लेनिन और कार्ल मार्क्स रशियन रिवॉल्यूशन के बहुत ही अहम भाग हैं। कार्ल मार्क्स पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, इन्होंने कम्युनिज्म की खोज की थी। व्लादिमीर लेनिन ने कम्युनिज्म ऑफ पेट्रोट्रिएट कह सकते हैं, या फिर प्रोलेटेरिएट कहते हैं उसको, सॉरी प्रोलेटेरिएट कहते हैं इसको। प्रोलेटेरिएट मतलब हुआ वर्कर्स। तो कार्ल मार्क्स ने तो कहा था कम्युनिज्म में कि वर्कर्स खड़े हो जाओ, अपने हितों के लिए लड़ो। अगर उनकी पूरी कम्युनिज्म की थ्योरी पढ़ेंगे आप, तो उन्होंने मेनली यही बात की थी। व्लादिमीर लेनिन ने इसको थोड़ा अपग्रेड किया। उन्होंने कहा कि प्रोलेटेरिएट की जो वो है क्या स्थिति है, वो खुद ही खुद सही नहीं होगी, उनके लिए किसी बंदे को उठना पड़ेगा। तो इन्होंने जो मेनली इनकी थीम थी वो थी डिक्टेटर ऑफ प्रोलेटेरिएट, यानी कह सकते हैं हम डिक्टेटरशिप ऑफ वर्कर्स।
आगे देखेंगे व्लादिमीर, ये कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म दिया है, व्लादिमीर लेनिन ने डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट दी है। अब इसके बाद 1898 में आरएसडीपी यानी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन होता है, और ये जो फिलॉसफी होती है वो मार्क्स और लेनिन की फिलॉसफी के पे चलने वाली पार्टी होती है। तो इस फिलॉसफी को मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट भी कहते हैं। अगर इंडिया में देखा जाए तो CPI-ML, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट इसी बेसिस पे चलती है, यानी कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। लुक, इन्होंने वर्कर्स के इंटरेस्ट पे ध्यान दिया, यानी प्रोलेटेरिएट के इंटरेस्ट पे ध्यान दिया, और आरएसडीपी 1903 में दो भागों में बट गई, एक होगा बोल्शविक और एक होगा मेंशविक। जो बोल्शविक थे वो थोड़ा रेडिकल विचारों के थे, वो कहते थे कि जो लेनिन के विचार है एग्जैक्ट, लेनिन का नेता हुआ करता था, लीडर हुआ करता था, तो बोल्शविक एक तरीके से रेडिकल थे, वो कहते थे डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट पे ही हम चलेंगे। जो मेंशविक थे वो थोड़ा अलग विचारों के थे, वो डेमोक्रेटिक थे, वो चाहते थे कि रशिया में डेमोक्रेसी आए, जबकि बोल्शविक चाहते थे कि कम्युनिज्म आए। और जो बोल्शविक थे, मतलब बोल्शविक का अर्थ जो होता है वो होता तो है मेजॉरिटी, और जो मेंशविक है उसका अर्थ होता है माइनॉरिटी, बट असल में यहाँ उल्टा था। जो बोल्शविक थे वो माइनॉरिटी में थे और जो मेंशविक थे वो मेजॉरिटी में थे। इसको क्रॉस कर देते हैं। अब 1904-1905 में स्प्लिट के बाद जस्ट रूसो जापानीज वॉर होता है, जिससे क्या होता है कि जो अगर हम इसका वो देखें, मैप देखें, यहाँ पे रशियन एम्पायर है और यह है जापानीज एम्पायर। तो रशिया और जापान के बीच दो चीज़ों को लेके, एक तो मंचूरिया और कोरिया जैसे इलाके, और एक यहाँ पे हुआ करता था छोटा सा पोर्ट हुआ करता था, पोर्ट आर्थर। तो ये 12 महीने खुला रहता था, मतलब 12 महीने चलता था। जबकि जो रशिया पे ऑलरेडी पोर्ट था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, यही कहीं है ईस्ट साइड। तो जो रशियन एम्पायर का जो पोर्ट था वो ठंड के दिनों में बंद हो जाता था, क्योंकि हमको पता है कि रशिया में ऑलरेडी बहुत ठंड होती है, या तक कि विश्व का जो सबसे ठंडा इलाका है वो भी रशिया में ही आता है। तो रशिया का जो रशिया ने पोर्ट आर्थर के लिए जापानीज से लड़ाई की, और अफसोसवश जो रशिया था वो इसमें डिफीट हो गया, जबकि इन्हें एक वार्म वाटर पोर्ट चाहिए था पैसिफिक में, बट वो उनको मिला नहीं। और मंचूरिया और कोरिया को लेके भी लड़ाई हुई थी, वो भी इन्हें मिला नहीं, तो जापान से ये हार गया था। इसकी वजह से क्या हुआ, क्राइसिस आने लग गया रशिया में। अब लड़ाई लड़ेंगे, पैसा खर्च होगा, कहीं वेपन्स पे खर्च होगा, इन चीज़ों पे खर्च होगा, तो इस वजह से कंडीशन बेटर नहीं रही। वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया, तो वो बेटर कंडीशन और राइट के लिए डिमांड करने लग गए। पूरे जो रशिया था उसमें स्ट्राइक होने लग गए, प्रोटेस्ट होने लग गए। तो इसको दबाने के जो जार था, जार उसने मिलिट्री भेज दी, तो इससे और लोग गुस्से में आ गए। आखिर में उन्होंने और दंगे फसाद स्टार्ट कर दिए। इससे क्या हुआ, लास्ट में जार को झुकना पड़ा और जार ने एक अक्टूबर मैनिफेस्टो किया, और उस अक्टूबर मैनिफेस्टो में जार ने ड्यूमा इस्टेब्लिश की। ड्यूमा मतलब लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना स्टार्ट हुआ। भले ही ये हायर क्लास के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिली, इसमें लोअर क्लास के लोगों को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। लोअर क्लास को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, हायर क्लास को ही रिप्रेजेंटेशन मिली, यानी जो नॉबिलिटी थी उसको रिप्रेजेंटेशन मिलना स्टार्ट हो गया। कम से कम ये एक डेमोक्रेसी का पहला कदम मान के चल सकते हैं। ड्यूमा एक तरीके की पार्लियामेंट होती थी, तो उससे रिप्रेजेंटेशन से 1905 की ड्यूमा से 1906 से 11 तक पीटर स्टोलिपन प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और ये बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर होते हैं रशिया के। कई लैंड रिफॉर्म्स लाते हैं, कई गरीबों की मदद करते हैं, ये कई वर्कर्स के लिए रूल्स बनाते हैं। बट 1911 में इनका असैसिनेटेड हो जाता है, यानी ये डेथ हो जाती है इनकी। तो कहा जाता है कि जो पीटर स्टोलिपन है, इनको मारने के पीछे हाथ असल में ज़ार का ही था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे अपने कामों से। इसके बाद 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 होती है। लगभग रशिया के 20 लाख सोल्जर और 80 लाख सिविलियंस इसमें मारे जाते हैं। बहुत ही इकोनॉमिकल क्राइसिस आ जाते हैं, फूड शॉर्टेज हो जाती है 1917 में, क्योंकि रशिया, ब्रिटेन, ये सब तो वर्ल्ड वॉर 1 के मेन भाग थे। अगर वर्ल्ड वॉर 1 का
वीडियो आप लोगों को चाहिए होगा तो आप कमेंट में कह सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम उसका ला सकते हैं। रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, तो इसके बाद जो रियल रिवॉल्यूशन है वो स्टार्ट होगा रशिया की। तो वर्ल्ड वॉर वन में हमने देखा कि इस वजह से रशिया में इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत आ गए थे, फूड शॉर्टेज हो चुकी थी, बहुत ही रशिया की बुरी हालत हो गई थी। तो इस वजह से रिवॉल्यूशन हुआ। पहला रिवॉल्यूशन हुआ फरवरी में और दूसरा हुआ अक्टूबर में। बट ये ओल्ड स्टाइल है। ओल्ड स्टाइल मतलब अगर आपको पता होगा तो कैलेंडर दो टाइप के होते हैं, एक होता है जूलियन और एक होता है ग्रिगोरियन। ग्रिगोरियन तो अभी जो चल रहा है न्यू स्टाइल कैलेंडर वो है ग्रिगोरियन, जो पूरा वर्ल्ड वाइड चल रहा है। बट उस टाइम पे जूलियन कैलेंडर चलता था। जूलियन कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर से 12 दिन पहले होता है। तो उस टाइम पे रशिया में ग्रिगोरियन कैलेंडर था। तो फेबररी अगर वो कह रहे हैं तो यानी मार्च, आज के टाइम का मार्च। तो मार्च में फ़ेज़ 1 स्टार्ट हुआ और फ़ेज़ 2 स्टार्ट हुआ नवंबर में। फ़ेज़ 2 को एक तरीके से अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, जबकि असल में नवंबर में हुआ। तो फ़ेज़ 1 देखेंगे, लगभग 50,000 वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी पेट्रोग्राड में। पेट्रोग्राड कहते हैं सेंट पीटर्सबर्ग को। रशिया का एक बहुत ही फेमस इलाका है ये है सेंट पीटर्सबर्ग। रशिया की राजधानी है मॉस्को, उसी के आसपास है। तो सेंट पीटर्सबर्ग जो है, सेंट पीटर्सबर्ग को जो कहते थे ज़ार के टाइम पे वो कहते थे पेट्रोग्राड। उसके बाद जब लेनिन आए तो लेनिन ने इसका नाम लेनिनग्राड कर दिया था। वापस में ये वापस यूएसएसआर के बाद ये सेंट पीटर्सबर्ग इसका नाम वापस हो गया। तो सेंट पीटर्सबर्ग यानी पेट्रोग्राड में 50,000 वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। पब्लिक ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए। ज़ार निकोलस को गद्दी छोड़नी पड़ी। बट ज़ार निकोलस ने यह गद्दी अपने भाई को, जो उसका भाई था माइकल, तो माइकल को एब्डिकेट किया, मतलब कि माइकल बैठ जा मेरी गद्दी पे। बट माइकल बहुत ही अच्छा इंसान, बहुत ही दिमागदार इंसान था, तो उसने यहाँ बैठना सही नहीं समझा। तो वो ज़ार निकोलस की गद्दी पे नहीं बैठा। उसे पता था अभी वर्कर्स स्ट्राइक पे हैं, लोग पूरे जागरूक हो चुके हैं, वो उसको मार देंगे। तो यहाँ पे ड्यूमा ने पावर ली इसके बाद, क्योंकि जो ड्यूमा इस्टेब्लिश की थी ज़ार ने पहले, वो ड्यूमा ने पावर ली क्योंकि गद्दी पे कोई नहीं बैठा था। और इस ड्यूमा में मेनली जो थे वो थे मेंशविक। मेंशविक जो मैंने बताया था कि ये मेंशविक डेमोक्रेटिक सोच के होते हैं, थोड़ा न्यू सोच के होते हैं, और ये मेजॉरिटी में थे। तो ये ड्यूमा में मेनली मेंशविक हुआ करते थे। इन्होंने अपनी एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई, उसको फॉर्म किया। और इसके बाद इनके जो पीएम बने इस मेंशविक से, यानी ड्यूमा से जो पीएम बन के आए उनका नाम था अलेक्जेंडर केरेंस्की। और इसके बाद मेंशविक में फैक्शन हो गया, फैक्शन। उस जो पीएम की मिस्टेक थी अलेक्जेंडर की, जो दो मिस्टेक थी बड़ी, एक तो उन्होंने इलेक्शन होल्ड नहीं कराए, जबकि फ़ेज़ 1 में इतने सारे वर्कर्स स्ट्राइक हो रही थी कि इलेक्शन होल्ड कराया जाए, डेमोक्रेसी चाहिए। बट इन्होंने इलेक्शन होल्ड नहीं कराए। और दूसरा इन्होंने मिस्टेक की कि इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 से पीछे नहीं हटे, जबकि रशिया के सारे लोग चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर 1 से पीछे हो जाएं, क्योंकि रशिया की हालत बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। रशिया में खाने के लिए लोगों के लिए ब्रेड नहीं हुआ करती थी, उनकी जो पूरी कंडीशन थी वो बहुत ही पुअर हो चुकी थी, हाइजेनिक भी नहीं हो चुका था कुछ नहीं। तो वर्ल्ड वॉर 1 से विड्रॉ नहीं किया। फ़ेज़ 2 देखेंगे तो बॉल्शविक जो थे वो लियोन ट्रोट्स्काई के अंदर काम करते थे। वो चाहते थे इमीडिएट रिफॉर्म्स लाएं, विड्रॉल हो वर्ल्ड वॉर 1 से, बट उनकी मांगें नहीं मानी गई और बॉल्शविक को बैन कर दिया गया और उनके लीडर्स को अरेस्ट किया गया, यानी लियोन को अरेस्ट कर दिया गया था। तो इसके बाद अगस्त में क्या हुआ, अगस्त के टाइम जो आर्मी थी रशिया की, तो मिलिट्री कूप हो गया। नॉर्मली जो मिलिट्री जो थी उसने रशिया की सरकार पे ही अटैक करना स्टार्ट कर दिया। वो चाहते थे कि हर जगह मिलिट्री रूल स्टार्ट हो जाए, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो केरेंस्की थे अलेक्जेंडर केरेंस्की, तो उन्होंने बॉल्शविक से हेल्प मांगी, यानी जो मेंशविक थे उन्होंने बॉल्शविक से हेल्प मांगी। उस टाइम पे बॉल्शविक की अपनी एक गार्ड हुआ करते थे, उनको कहा जाता था रेड गार्ड, जो बाद में जाके रेड आर्मी हो गया। तो रेड आर्मी से हेल्प मांगी। रेड आर्मी ने क्या किया, जो आर्मी ट्राइज कर रही थी कूप करने का उसको बंद कर दिया, उसको दबा दिया। तो रेड गार्ड्स जो थे बॉल्शविक के, वो इस लड़ाई को जीतने के बाद
वहाँ अपने अपने घर नहीं गए, वो सेंट पीटर्सबर्ग में रहे। इसके बाद जो रेड गार्ड हुआ मतलब बॉल्शिविक। तो बॉल्शिविक के जो लीडर थे वो थे लेनिन। लेनिन कौन थे? लेनिन मैंने आपको ऊपर बताया कि जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट जो सोच थी वो लेनिन की थी, वो एक तरीके से बॉल्शविक के लीडर थे। तो लेनिन इनके लीडर थे। लेनिन रशिया वापस आए, उन्होंने अपनी फेमस स्पीचेस दी। तो इनकी वजह से जो लेनिन थे वो बहुत ही पॉपुलर हो चुके थे रशिया में, ऑल ओवर द कंट्री, सारी जगह बहुत ही फेमस हो चुके थे। और ये था कि वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुके थे लेनिन। तो बॉल्शविक ने धीरे धीरे करके कंट्रोल लेना स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में अपना कंट्रोल स्टार्ट किया, और ऐसे ऐसे करके उन्होंने सारी मेजर पार्टीज को अपने हाथ में ले लिया। अक्टूबर 24-25 में उन्होंने पूरी गवर्नमेंट बिल्डिंग, जो पेट्रोग्राड यानी सेंट पीटर्सबर्ग की पूरी बिल्डिंग्स थी, उनको कैप्चर कर दिया रातों रात। और बॉल्शविक ने ऐसे ऐसे करके सारी मेजर सिटीज़ को कैप्चर किया, और बॉल्शविक ने मेंशविक को हटाकर अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी। इसके बाद एक सिविल वॉर होती है, ये होती है रेड वर्सेस वाइट के बीच। वाइट यानी मेंशविक, रेड मतलब बॉल्शविक। 1917 से 1922 के बीच रशियन सिविल वॉर चलती है। इसमें लगभग 20 से 30 लाख कैजुअलिटीज़ यानी सिविलियंस मारे जाते हैं। ये रेड है यानी ये बॉल्शविक है, ये मेंशविक है। मेंशविक आपको बता दूं, मेंशविक दोबारा बता रहा हूँ, ये डेमोक्रेटिक चाहते थे, जबकि बॉल्शविक कम्युनिज्म थे और डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट पे विश्वास करते थे। इनका नेता जो था रेड का वो था लेनिन, और जो वाइट का नेता था वो था अलेक्जेंडर केनेस्की। तो आखिर वाइट थे कौन? जो मेनली इसमें मेंशविक हुआ करते थे, इसके साथ साथ इसमें मोनार्की के सपोर्टर जो थे, जो चाहते थे कि राजा वापस आ जाए, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो अरिस्टोक्रेट्स थे, जो कलर्जी थे। क्योंकि जो अगर बॉल्शविक सत्ता में आती तो इन सब के अधिकार छीन लेती, क्योंकि वो चाहते थे कि जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज यानी संसाधन है, वो संसाधन सभी लोगों को समान मिले। ये बॉल्शविक चाहती थी, यानी रेड चाहते थे। बट अगर रेड की सरकार आती, बॉल्शविक आते, तो इन लोगों को बहुत ही भारी नुकसान होता, इसलिए ये उनके अपोज में खड़े हुए, यानी ये वाइट के सपोर्ट में खड़े हुए। तो वाइट थी, उनको बाकी जगह से सपोर्ट मिल रहा था, यूके, फ्रांस, यूएसए, इन जगह से सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि ये देश कम्युनिज्म के अपोज करते थे, कम्युनिज्म के खिलाफ थे। इसके बाद रेड, जो रेड थे यानी बॉल्शविक थे, इनको रेड आर्मी भी कहा जाता था। इन्होंने वाइट्स को डिफीटेड किया, जार और उसकी फैमिली को मार दिया, और बॉल्शविक जो थे वो मेनली सारे कम्युनिस्ट थे। इसके बाद यूएसएसआर इस्टेब्लिश होती है, यानी यूनियन सोवियत सोशल रिपब्लिक इस्टेब्लिश होती है, और इसका जो फर्स्ट प्रीमियर बनते हैं वो बनते हैं व्लादिमीर लेनिन, यानी डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट वापस से आ जाती है। ये रशियन यूएसएसआर का फ्लैग है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है कि जो मोनार्की सिस्टम है वो एंड हो जाता है, और दुनिया के सबसे लार्जेस्ट एम्पायर का मोनार्की सिस्टम एंड हो जाता है। इससे बाकी देशों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरी चीज़, जो कम्युनिज्म है वो फाउंड हो जाता है, और इसकी एक प्रैक्टिकल शेप आ जाती है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने अभी तक अपने विचारों, अपनी किताबों, यही इसी में कम्युनिज्म को डिफाइन किया था। बट जो रियल लाइफ कम्युनिज्म है वो सबसे पहले प्रैक्टिकल शेप में रशिया में दिखाई दिया। यानी कि अगर हम कहा जाए तो जो कम्युनिज्म है वो अभी तक एक विचार था, और वो अगर विचार से प्रैक्टिकल फॉर्म में आता है तो वो रशियन रिवॉल्यूशन की वजह से आता है। नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, जो लेनिन का मानना था, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, वो चाहते थे कि रिसोर्स जो है वो सबको बराबर मिले। तो जो नेशनलाइजेशन है, उन्होंने रिसोर्सेज का नेशनलाइजेशन कराया। दूसरा, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी था उसका अबॉलिशन कराया। भारत में भी अब प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं है, अगर आपको पता हो तो। ये आर्टिकल 31 हट चुका है, बहुत टाइम पहले हट चुका था ये तो। तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार है वो मेनली हट चुका है काफ़ी देशों से, तो रशिया में उस टाइम पे हटा दिया गया। और जो कमांड इकोनॉमी है, 5 ईयर्स प्लान है, भारत में 5 ईयर्स प्लान 1952 से स्टार्ट हुआ, ये भी रशिया से ही लिया गया। तो जो रशिया है उसने 5 ईयर्स प्लान दिए बाकी देशों में।
बाकी जो फर्स्ट रिवॉल्यूशन था जिसने ट्रू इक्वलिटी दिखाई, अगर हम देखें फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, तो इसमें रिवॉल्यूशन के बाद तुरंत वोटिंग राइट सभी को नहीं मिले। फ्रांस में उन लोगों को मिले जिन पे प्रॉपर्टी है, जो जिन पे प्रॉपर्टी है। अमेरिका में उन लोगों को मिले जो कि मैन है, स्लेव्स, और महिलाओं को वहाँ वोटिंग राइट्स नहीं मिले। इंडिया में कह सकते हैं कि एक ट्रू इक्वलिटी के साथ रिवॉल्यूशन के बाद आई, यानी इंडिपेंडेंस के बाद ट्रू इक्वलिटी इंडिया में आई, रशिया में आई। तो इसी के साथ रशियन रिवॉल्यूशन ख़त्म होता है। धन्यवाद।